साथियों नमस्कार। मैं आज आपको इमरजेंसी के बारे में काफ़ी कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आपको पता है कि एक मूवी भी इमरजेंसी नाम की आने वाली है और वो भी काफ़ी चर्चा में है। तो कम से कम मैं आज आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ जिन साथियों को ना पता हो इमरजेंसी होती क्या है, आपातकाल कब लगाई जाती है, कौन आपातकाल लगा सकता है और ऐसी क्या हालात होते हैं जिनके कारण आपातकाल या इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, और हमारे संविधान के वो कौन से अनुच्छेद के उपबंध हैं जिनकी वजह से हम इन्हें लगा सकते हैं। और इमरजेंसी के बाद जब भी ये किसी समय लगी थी, जिसके बारे में मैं अभी पूरी विवेचना करूँगा, उसके बाद क्या हालात हुए थे। तो ज़्यादा देर न कर कर मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ और आपको बताता हूँ कि इमरजेंसी वैसे तो 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो भारी युद्ध के कारण इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके बाद 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारी ताकतों की वजह से, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, उनकी वजह से ही इमरजेंसी लगी थी। लेकिन ये तो वो इमरजेंसी थी जो अक्सर बाहरी ताकतों की वजह से, बाहरी किसी देश के साथ युद्ध की वजह से लगती हैं। लेकिन एक बार इमरजेंसी 25 जून 1975 को हमारे देश में अंदरूनी कारणों की वजह से भी लगी थी। वो कौन से अंदरूनी कारण थे, तो मैं आपको बता दूं कि ये इमरजेंसी 25 जून 1975 को उस वक्त के राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा लगाई गई और इसकी सिफारिश भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। क्या ऐसे कारण थे, ये भी आपको बताता चलूं कि 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया और उस संदेश में उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जनता द्वारा चुनी गई सरकार देश पर शासन करती है। लेकिन देश में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम जयप्रकाश नारायण है और वो जगह जगह पर रैलियां करके विद्यार्थियों, पुलिस वालों और सैनिकों को भड़का रहा है और सरकार के खिलाफ उल्टे सीधे कई प्रकार के वक्तव्य दे रहा है। ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि सैनिक या विद्यार्थी या अन्य लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दें, तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ऐसे में आपातकाल या इमरजेंसी लगाना भी आवश्यक हो जाता है। और हमने 352 अनुच्छेद के अंतर्गत इस इमरजेंसी को लगाया है। सभी से अपील है कि सभी लोग शांति बनाए रखें और आपातकाल के नियमों का पालन करें। The campaign of law breaking, paralyzing national activity and inciting our security forces to indiscipline and disobedience would have led to economic chaos and collapse, and our country would have become vulnerable to vociferous tendencies and external danger. With the fumes of hatred having cleared somewhat, we can see our economic goals with greater clarity and urgency. The emergency provides us a new opportunity to go ahead with our economic tasks. ये उद्घोषणा, ये संदेश राष्ट्र के नाम श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, क्यों दिया? इसका मुख्य कारण मैं आपको बता दूं कि 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक रैली रखी थी और इस मैदान में लाखों लोग इकट्ठे हुए थे और इसमें उन्होंने उस वक्त की चुनी हुई सरकार, जिसकी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उसे दमनकारी सरकार बताते हुए लोगों से ये आग्रह किया था कि इस सरकार का कोई भी आदेश ना माने, आदेश का पालन ना किया जाए, बल्कि असहयोग आंदोलन चलाया जाए, जिससे देश में उपद्रव होने की स्थिति पैदा हो सकती थी तथा
इंदिरा गांधी ने इस कारण को मुख्य रूप से मानते हुए आपातकालीन लगाया था। ये नीचे से बुनियाद से जो डेमोक्रेसी बने, ये नहीं कि करोड़ों वोटर हैं और 5 वर्ष में उनका वोट हो जाए और कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई जात की बात, कोई मिल्लत की बात, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई रुपया और कोई शराब और कुछ न गाली गलौज करके वोट ले ले और उसको हम कह दें कि बस ये जनता की हुकूमत बन गई। हालांकि इसके अलावा भी कुछ और कारण थे। मैं सबसे पहले उन कारणों को आपको बताता चलूं कि 1969 में 14 ऐसे बैंक थे जो प्राइवेट बैंक थे, जो विभिन्न अमीर घरानों के बैंक थे, सेठ साहूकारों के बैंक हुआ करते थे। इंदिरा गांधी ने उन सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, अर्थात उन सभी बैंकों को सरकारी बैंक घोषित कर दिया गया था, जिससे ऐसे लोगों पर नेगेटिव असर पड़ा, वो इस सरकार के खिलाफ हो गए। उसके बाद 1971 में इन्होंने जो दूसरे रजवाड़े होते थे, 565 राजघराने भारत में थे, उनके जो प्रीवी पर्स होते थे, अर्थात उन्हें जो भत्ते दिए जाते थे, उनके सभी के भत्ते बंद कर दिए गए थे। और ऐसा माना जाता है कि इनमें से काफ़ी राज परिवार, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, उसे भी कुछ पैसे इत्यादि से सहायता करता था। तो ना केवल रजवाड़े, ना केवल इस प्रकार के सेठ साहूकार और इस प्रकार से के कुछ संगठन भी इस सरकार से नाराज हो गए, लेकिन उधर पूरी जनता को ये लगने लगा कि गरीबों की मसीहा यदि कोई है इस देश में तो वो केवल श्रीमती इंदिरा गांधी हैं और उन्हीं को गरीबों की चिंता है। इस प्रकार वो इतनी प्रख्यात होने लगी और ऊपर से उनका जो एक और विशेष नारा था जो उनके एक खास कवि ने दिया था, जिनका नाम मिस्टर वर्मा था, ये गरीबी हटाओ, अर्थात गरीबों को ये नारा बहुत पसंद आया। और जब 1971 में इलेक्शन हुआ, जो आम चुनाव जिसको कहते हैं, तो 518 सीटों में से 353 सीटें कांग्रेस ने जीती और इतनी ज़्यादा सीटें कांग्रेस को कभी नहीं मिली थी। उधर से रायबरेली से, जहाँ से श्रीमती इंदिरा गांधी ने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने भी 1 लाख से अधिक वोटों से इस इलेक्शन को जीता, अर्थात थम्पिंग मेजोरिटी से उन्होंने इस इलेक्शन को जीता। उधर इनके खिलाफ एक संयुक्त सोशलिस्टिक पार्टी के नेता थे जिनका नाम राजनारायण था और वो पिछले 3 बार से इनके सामने रायबरेली से इलेक्शन लड़ रहे थे, परंतु वो हर बार हार जाते थे और इस बार भी वो हार गए, जिससे वो काफ़ी रुष्ट हुए। और उसका परिणाम ये हुआ कि 1975 में 4 साल के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाल दिया और उसके अंदर उन्होंने ये पॉइंट सारे उठाए कि ये सरकारी मशीनरी और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया इन्होंने इस इलेक्शन में, तथा इसके अलावा इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जनता को पैसे देकर वोट खरीदा है, शराब बांटी गई है और अन्य प्रकार के 14 इनके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाए गए। इनके वकील एक मशहूर वकील थे जिनका नाम शांति भूषण था और शांति भूषण ने इस केस को लड़ा तो उन्होंने पुख्ता सबूत भी दे दिया कि इनके जो सचिव यशपाल कपूर जी थे, यशपाल कपूर उस वक्त IAS ऑफिसर थे और उन्होंने रिज़ाइन किया था, मगर उनका रिज़ाइन अभी राष्ट्रपति द्वारा एक्सेप्ट नहीं हुआ था, लेकिन वो उसी से पहले इंदिरा गांधी की पर्सनल सेवा में लग गए थे। तो जब इसका पुख्ता सबूत वहाँ पर दिया गया तो उधर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसकी सुनवाई कर रहे थे, जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने इस केस को भ्रष्टाचार का मामला मानते हुए इंदिरा गांधी के ऊपर कई प्रकार के ऑब्जेक्शंस लगाए, जिनमें मुख्य ऑब्जेक्शन ये था कि इंदिरा गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। उनकी संसद सदस्यता रद्द की और उनके ऊपर अगले 6 वर्षों तक चुनाव, किसी भी प्रकार का चुनाव ना लड़ सकने की उनका आदेश हुआ, अर्थात इंदिरा गांधी अगले 6 साल तक किसी भी प्रकार के चुनाव में शामिल नहीं हो सकती, वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकती तथा उनकी संसद की सदस्यता समाप्त हो गई, यानी कि वो अब अगले 6 साल तक प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। लेकिन उन्होंने एक छोटी सी छूट देते हुए कांग्रेस को कहा कि 3 हफ्तों का समय कांग्रेस पार्टी को दिया जाता है कि वो 3 हफ्तों के अंदर अपने नए प्रधानमंत्री को चुन ले
और इसके बीच फिर आपको ये सभी जो आदेश हुए हैं इनको मानना पड़ेगा। ये सब आदेश आने के बाद इंदिरा गांधी दिल्ली में एक दिन जब अपने घर पर बैठी हुई थी तो उनके निवासी स्थान पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मिस्टर डी.के. बरुआ थे, वो आए और उन्होंने इंदिरा गांधी को सलाह दी कि मैडम आप मेरी जगह अध्यक्ष बन जाएं और मुझे प्रधानमंत्री बना दें। अभी उनका ये सलाह मशवरा चल ही रहा था कि वहाँ पर पत्रकार जो इंदर कुमार मल्होत्रा उपस्थित थे, उनके अनुसार उन्होंने बताया कि इसी बीच उनका छोटा बेटा जिनका नाम संजय गांधी था वो आ गए और उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने इशारे से अपनी माँ को बाहर बुलाया और इंदिरा गांधी को उन्होंने कहा कि आप ये कभी मत करना, त्याग पत्र आपको नहीं देना है। यदि आपने इनको प्रधानमंत्री बना दिया तो फिर ये जीवन में कभी भी अपना त्याग पत्र नहीं देंगे, कभी भी इससे नहीं हटेंगे, ये हमेशा प्रधानमंत्री बने रहना चाहेंगे और आपकी पकड़ जो कांग्रेस के ऊपर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये बात इंदिरा गांधी की समझ में आई और उन्होंने डी.के. बरुआ की बात को ना मानते हुए जो 3 हफ्ते का समय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उनको दिया था उसका लाभ उठाते हुए उन्होंने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट में इनकी हियरिंग कृष्णा अय्यर नाम के जस्टिस के सामने हुई। जब कृष्णा अय्यर जस्टिस ने इनके केस को सुना तो उन्होंने भी जो फैसला सुनाया वो इस प्रकार आया कि हम हाई कोर्ट के आदेशों पर पूरा रोक तो नहीं लगाएंगे, पूर्ण रोक तो नहीं लगाएंगे, मगर हम ये आपको कह सकते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने रहिए लेकिन संसद में किसी प्रकार की वोट डालने की आपको छूट नहीं होगी, अर्थात आप संसद में वोट नहीं दे सकती। अब ये जो आदेश था ये भी इंदिरा गांधी के लिए और भी समस्या वाला आदेश था। जब वो वोट ही नहीं दे सकती तो उसका क्या लाभ ऐसे प्रधानमंत्री बनने का। तब इन सारे हालातों के बीच में जब इंदिरा गांधी गिर गई तब उन्होंने अपने और बाकी सभी कानूनी विशेषज्ञों से, अपने सचिवों से, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, अपने चीफ सेक्रेटरी से, इनसे सबसे सलाह की और अंत में सलाह करके उन्होंने राष्ट्रपति से को ये मशवरा दिया कि हमें देश में अब आपातकालीन लगा देना चाहिए, क्योंकि और उसके ऊपर सोने पे सुहागा जो काम कर दिया, आग में घी का काम कर दिया, वो 25 जून 1975 को जब जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में ही आकर रामलीला मैदान पर लाखों लोगों को इकट्ठा कर जब इस सरकार को इस प्रकार बताया कि ये सरकार दमनकारी है, ये सरकार गलत है, या इन जो प्रधानमंत्री है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानती, प्रधानमंत्री इस प्रकार की हैं कि वो डिक्टेटरशिप चलाना चाहती हैं और वो भ्रष्टाचारी हैं। हमने अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद सेक्युलरिज्म के ऊपर क्यों रखी है, क्या इसकी वजह है? आज तो मैं देखता हूं जिस तरह से आम जनता का दिमाग बिगड़ता चला जाता है, सुधर नहीं रहा है, बिगड़ रहा है। और चूंकि ये सेकुलर पार्टियां अपना कर्तव्य पूरा नहीं करती, इसलिए जो थोड़ी सी तादाद है जिनकी ऐसी पार्टियों की जो भले कहें मुंह से कि सेकुलरिज्म में हम भी मानते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वो मानते नहीं, उनका प्रचार खुल के होता है। इन राजनीतिक नेताओं से मैं प्रार्थना करूं हाथ जोड़ के कि जो आपका कर्तव्य है लोक शिक्षण का, पब्लिक एजुकेशन का, पॉपुलर एजुकेशन का, वो तो आप करें। वोट ही सबसे बहुत कीमती चीज तो नहीं है, हुकूमत और मिनिस्ट्री तो सबसे बड़ी चीज रही है, देश भी तो कुछ है। जब इस प्रकार से उन्होंने जनता को भड़काना शुरू किया तो इससे राष्ट्रपति भी जो है वो सहमत हो गए और उन्होंने आपातकालीन के लिए हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार ये आपातकालीन 25 जून 1975 से शुरू हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब जो भी नेता विपक्ष के या और किसी भी पार्टी के इसकी खिलाफत करते थे उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता था। अब हालात ये हो गए थे कि ना तो प्रेस बोल सकती थी, ना ही प्रेस कुछ लिख सकती थी, ना ही लोग कहीं इकट्ठा हो सकते थे, ना ही कोई रैली की जा सकती थी, ना ही लोग आपस में बात सलाह मशवरा कर सकते थे। इस प्रकार अनेक बड़े बड़े नेता सब जेल में भेज दिए गए, जिनके अंदर
उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडीज और न जाने कितने नेताओं को अंदर जेल में बंद कर दिया गया। अनेक विद्यार्थी नेता जो जगह जगह पर शोरगुल और हंगामा कर रहे थे उन्हें भी अंदर बंद कर दिया गया। लेकिन जब ये हंगामा बहुत बढ़ गया तो 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी को समाप्त कर दिया गया। तो साथियों, मेरे ख्याल से आज आप पूरा समझ गए होंगे कि इमरजेंसी 1975 में 25 जून को क्यों लगाई गई और ये कौन से अनुच्छेद के अनुसार लगती है। एक बात और आपको मैं बताता चलूं कि किन किन हालातों में इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। हमारे संविधान के अनुसार या तो कोई देश जब हमारे देश पर आक्रमण कर दे तब हम इमरजेंसी को लगा सकते हैं। दूसरी जो शर्त है, यदि कोई बाहरी इस प्रकार की शक्ति जो हमारे देश पर किसी प्रकार का हमला कर दे, किसी देश के एक हिस्से पर या किसी पूरे देश पर कुछ जमीन हथियाने के लिए, कुछ कब्जा करने के लिए या कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए, टेररिज्म एक्टिविटी जैसी करने के लिए, तब भी हम अपने देश में आपातकाल की स्थिति लगा सकते हैं। और तीसरी स्थिति जो मैंने आज आपको पूरी डिटेल में समझाई कि ये देश के अंदर जब आंतरिक माहौल ऐसा हो जाता है कि कोई विद्रोह की स्थिति आ जाती है, जिस प्रकार इसमें जयप्रकाश नारायण का जो भाषण था वो जगह जगह पर जाकर जब वो रैली कर रहे थे तो उसके कारण देश में विद्रोह होने की स्थिति आ गई थी, इसलिए इसमें इमरजेंसी को लगाया गया। तो दोस्तों, आप देखें कि इंदिरा गांधी के ऊपर ये जो फिल्म आने जा रही है इमरजेंसी, हो सकता है शायद, मुझे नहीं पता, मैंने इस फिल्म के बारे में ना पढ़ा है ना कहीं देखा है, लेकिन आपको इस प्रकार के कुछ तथ्य उसमें ज़रूर मिलेंगे और अब आपको इस फिल्म को देखने में भी आनंद आएगा और आप इसको समझ भी पाएंगे। आज लिए बस इतना ही। मैं आगे फिर आपको मिलूंगा इसी प्रकार की एक और रोचक वीडियो के साथ जिसमें आपको कुछ ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों, मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ ज़्यादातर ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ जिनमें आपको वीडियो के साथ साथ कुछ ज्ञान की बढ़ोतरी भी हो, आपको पता चले देश में क्या क्या होता रहा है, क्या क्या हो रहा है और ये संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार होता है। कई बार नेता इस प्रकार के भड़काऊ भाषण दे देते हैं, लेकिन वो चीज़ कानून के हिसाब से गलत होती तो आप उन्हें ना माने। इसी के साथ मैं इसे एक बार यहीं पर समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।